जी हाँ, सियासी होली का कारवां अब हम लेकर आए हैं एक ऐसी नगरी में जो सावरिया सेठ की भी नगरी है, दीवान शाह बाबा की भी नगरी है और मेवाड़ के हरिद्वार मातृकुंडिया की भी नगरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कपासन की। और कपासन विधानसभा से जो भी दावेदार होता है वो या तो पैराशूट उम्मीदवार होता है, क्योंकि हर एससी वर्ग के व्यक्ति को यह लगता है कि कपासन उनके लिए हमेशा बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा है। हमारे साथ मौजूद है कपासन के सबसे कद्दावर और सबसे युवा और शक्तिशाली उम्मीदवार, हमारे साथ आनंदी राम जी खटीक इस वक्त मौजूद है। आनंदी राम जी, सबसे पहले तो आपका चैनल पर स्वागत, और क्षेत्र वासियों को और चित्तौड़ वासियों को और कपासन वासियों को होली की क्या बधाई देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही कपासन विधानसभा क्षेत्र के सभी युवा साथियों, किसान भाइयों और समस्त माताओं बहनों को मैं होली की इस पावन पर्व की शुभकामनाएं देना चाहूँगा और ईश्वर से ये प्रार्थना करूँगा कि आने वाला साल पूरे कपासन विधानसभा में हर्षोल्लास के साथ लोग भाईचारे के साथ रहें, यही मैं ईश्वर से कामना करूँगा। जी, सन 84 में आपका जन्म होता है और 2004 से आप सक्रिय राजनीति में हैं। तब से लेके अब तक का सफर कितना लंबा और कितना कांटों भरा रहा, ये बताएं। मैं शुरू से ही एक एनएसयूआई के कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस पार्टी से जुड़ा था। सर्वप्रथम मैं एनएसयूआई का यहाँ स्टूडेंट यूनियन का शहर अध्यक्ष रहा। उसके बाद मैं यूथ कांग्रेस और कांग्रेस में तमाम पदों पर रहते हुए मैंने हमेशा युवाओं की बात को आगे उठाया और हमेशा मेरा एक जीवन जो राजनीतिक जो जीवन रहा है, संगठन में विभिन्न पदों पर काम करते हुए मैंने हमेशा युवाओं के लिए संघर्ष किया है, चाहे वो उनकी बेरोजगारी के लिए हो, चाहे उनकी पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे जो स्थानीय ज़िले में जितने भी जो हमारे यहाँ उद्योग हैं उनमें युवाओं को किस प्रकार हम एडजस्ट कर सकें, उनके लिए हमेशा मैंने लड़ाई लड़ी है। जी, एक सवाल आपसे जानना था कि आप जब यूथ कांग्रेस के शहर अध्यक्ष थे तब आपको सर्वश्रेष्ठ शहर अध्यक्ष का आपको खिताब मिला, पवन जी गोदारा का समय था शायद वो जी। और उसके बाद आप लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो आज भी अभी हाल ही में यूथ कांग्रेस के चुनाव संपन्न हुए हैं, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव अपने आप में एक छोटे विधानसभा के चुनाव की तैयारी के रूप में उसको देखते हैं, कहीं ना कहीं वो जीवन में कहीं काम आया? बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है कि निश्चित रूप से जो लोकसभा यूथ कांग्रेस का जो मैं चुनाव लड़ा था उसी की बदौलत आज मैं विधानसभा का चुनाव लड़ पाया है और उस चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस का जो आंतरिक चुनाव का जो सिस्टम है उसका मैं राहुल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। उस चुनाव में युवा कार्यकर्ता पार्टिसिपेट करते हैं और उससे कहीं ना कहीं चुनाव किस प्रकार लड़ा जाता है उसके गुण यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सीखते हैं, तो आगे जाकर उनको कहीं ना कहीं उसका फायदा मिलता है। जी, चित्तौड़ के लिए कहा जाता है, कहावत मशहूर है कि दिग्गज हाथियों की ये भूमि है। मतलब राजनेताओं के लिए दिग्गज ये शब्द इस्तेमाल इसलिए करना पड़ता है क्योंकि लंबे वर्षों से वो पदों पर आसीन है, तो आसीन ही है और उनकी जड़ें इतनी मजबूत है कि उन्हें कोई हिला भी नहीं सकता। ऐसे में खुद के लिए एक अलग सी जगह बनाना कितना मुश्किल हो रहा था? देखिए, जो भी युवा, चाहे ऐसा नहीं है कि चित्तौड़ जिले में ही है, पूरे राजस्थान में हम कहीं पर भी जाएंगे तो निश्चित रूप से किसी भी पार्टी में अनुभवी नेता आगे रहते हैं और यूथ कांग्रेस के और एनएसयूआई के कार्यकर्ता हमेशा उनके अनुभवों का लाभ लेते हुए और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। और मैंने भी मेरे जीवन में चित्तौड़ जिले के तमाम जो नेता हैं, हमारे अनुभवी नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके अनुभवों का लाभ लेते हुए मुझे भी कहीं ना कहीं मेरे जीवन में उनका फ़ायदा मिला है और उसी की बदौलत उन सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहता है और यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं पर रहता है। उसी की बदौलत है कि मैं आज इस मुकाम पर पहुंच पाया हूं। जी, एक सवाल का और आपसे जवाब जानना था कि आप पीसीसी के मेंबर भी रहे, आप एआईसीसी के मेंबर भी रहे, तमाम पदों पर आप आसीन रहे, कांग्रेस के हर संगठनात्मक पद पर आप आसीन रह चुके हैं। संगठन ने आपको हमेशा दिया, पर जब आप जनप्रतिनिधि के रूप में आप जब जाते हैं, क्योंकि संगठन चुनता है, एआईसीसी और पीसीसी का मेंबर चयनित प्रक्रिया है, पर जैसे ही हम चुनावी प्रक्रिया में जाते हैं तो हमने पाया कि जीवन में आप एक बार पार्षद का चुनाव लड़े, वो आप 18 वोटों से आप हार गए।
दूसरी बार जब आप कपासन से चुनाव लड़े तो आप 7,000 वोटों से आप चुनाव हारे। इन हार के पीछे क्या वजह रही? देखिए, सबसे बड़ी वजह जो मैं मानता हूँ कि जो युवा कार्यकर्ता जिसको पार्टी टिकट मौका देती है, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा अनुभव की कमी तो आप मान सकते हैं, और दूसरा कहीं ना कहीं जो शुरुआती दौर में जो कोई भी कार्यकर्ता चुनाव में जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने महसूस किया है कि थोड़ा अति विश्वासी कोई भी कार्यकर्ता होता है, चाहे मेरे जैसा जो भी चुनाव लड़े हैं, वो कहीं ना कहीं अति विश्वासी हो जाते हैं। उस वजह से हो सकता है इस तरह की मुझे हार मिली जी। चलो अब इन सियासी सवालों को समाप्त करके कुछ तंज भरे सवाल आपसे पूछेंगे, और पूरी उम्मीद है क्योंकि आपका जो बोलने करने का स्टाइल है और आपकी जो छवि है वो बेबाक और दबंग रूप में आपकी छवि है, तो आप उनका जवाब भी बिल्कुल दबंगाई से देंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। सबसे पहला सवाल ये, क्या आपको मेवाड़ का राजा भैया कहे तो इस बात में कोई संदेह तो नहीं, हाँ या ना? राजा भैया कौन से वाला राजा भैया? एक तो पंजाब में भी हमारा राजा भैया है और एक यूपी वाले राजा भैया। तो यूपी वाले राजा भैया तो मैं अपने आप को नहीं मानता हूँ कि वो एक उनका बाहुबली वाला जो उनका रहा है बैकग्राउंड, मेरा ऐसा बाहुबली वाला नहीं है। और दूसरा, आपराधिक रिकॉर्ड मेरा शुरू से ही नहीं रहा है। नहीं, आपराधिक रिकॉर्ड के रूप में नहीं, एक दबंग छवि के रूप में आपकी हाँ, पहचान दबंग है। छवि उस आप दूसरे रूप में इसको देख सकते हैं। दबंग छवि का मतलब ये हो गया कि मैं हमेशा युवाओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, जनता के लिए संघर्ष करता आया हूँ। उस छवि में आप उनसे मेरी तुलना कर सकते हैं जी। दूसरा सवाल ये, क्या आपको लगता है कि हर बार हमने जितने उम्मीदवारों की फहरिस्त देखी, जितने जने कपासन से तैयारी कर रहे हैं, उसमें अधिकांश खटीक समाज के ही क्यों? क्या खटीक समाज के पास ऐसा कोई ईश्वरीय वरदान है कि हर बार वही वहाँ से तैयारी करें? पहले हम शैलेंद्र जी चौहान का नाम लें, जो भी वहाँ से तैयारी कर रहे हैं, लवदेव जी बागड़ी का नाम लें, वो भी वहाँ से तैयारी कर रहे हैं, आपका नाम लें, आप भी वहाँ से तैयारी कर रहे हैं। अभी तो चुनाव चालू हुए तो मक्खियाँ और आएगी, भिनभिनाएगी, बहुत सारे जने आएंगे, पर खटीक समाज का ऐसा वर्चस्व कपासन में क्यों? देखिए, पूरे राजस्थान में जो शेड्यूल कास्ट की आबादी है लगभग 18 से 19% के आसपास है। मेवाड़ में शेड्यूल कास्ट 17% के आसपास है, और पूरे मेवाड़ में ये 7 जिले आते हैं। 7 जिलों में कपासन ही एक ऐसी सीट है जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। तो उसमें खटीक समाज ही क्यों, और खटीक समाज ही क्यों तैयारी करता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। शेड्यूल कास्ट में मेवाड़ संभाग में सबसे ज़्यादा वोट अगर शेड्यूल कास्ट में किसी जाति के हैं तो वो खटीक जाति के हैं। और इसका मैं टेक्निकली और उदाहरण के रूप में आपको जवाब दूंगा कि कपासन सीट या मेवाड़ में जो भी एक रिजर्व सीट रही है हमेशा से एससी के लिए, उस पर कालूराम जी खटीक एमएलए रहे हुए हैं, अमरचंद जी वीरवाल एमएलए रहे हुए हैं, बंसीलाल जी खटीक एमएलए रहे हुए हैं। तो कहीं न कहीं शुरू से ही मेवाड़ संभाग में शेड्यूल कास्ट में खटीक समाज का शेड्यूल कास्ट में वर्चस्व रहा है। इसके पीछे एक दूसरा कारण यह है कि खटीक समाज हमेशा से एक व्यापारी कौम रही है। व्यापारी कौम होने की वजह से खटीक समाज का अदर समाज में भी जो उनका उठ बैठ है, उनका रिलेशन है, एक मजबूत है, उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं खटीक समाज को मिलता है। जी, इस पर जवाब दीजिएगा, सचिन पायलट या अशोक गहलोत, आपका नेता कौन? देखिए, ये आपका सवाल अच्छा है, और सवाल का जवाब स्पष्ट ही है कि मैं शुरू से ही मैंने राजनीति सचिन पायलट के साथ शुरू करी। मुझे राजनीति में लाने वाले ही सचिन जी पायलट साहब हैं। चाहे पीसीसी मेंबर हो, चाहे एआईसीसी मेंबर हो, चाहे मुझे कपासन से विधायक का टिकट देना हो, सभी जो मेरे ऊपर जो पार्टी की तरफ से जो आशीर्वाद रहा है वो पायलट साहब के सानिध्य में रहा है। तो निश्चित रूप से मेरा नेता सचिन पायलट है और मैं उनको नेता मानता हूँ। जी, कपासन की जनता में जब हमने सर्वे कराया तो उनका एक आपके ऊपर आरोप लगा कि आप गुस्सा बहुत करते हैं। गुस्से के पीछे वजह? देखिए, आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से मैंने पिछले 5 राज देखे हैं। 3 राज कांग्रेस के और 2 राज बीजेपी के। मैंने राजनीतिक जीवन में मैंने एक चीज़ देखी है कि पिछले 25-30 सालों से जो लोकतंत्र जो था उस पर अफसरशाही इतनी हावी हो चुकी है कि लोकतंत्र धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। उसके पीछे है अफसरशाही। तो अफसरशाही को अगर आप पोलाइटली से अगर लेंगे, उनको हैंडल करेंगे, तो अफसर बड़े आईएएस होते हैं, आरएस होते हैं, नीचे के तबके होते हैं, तो वो भी अपने आप को होशियार समझते हैं। अगर पोलाइटली अपन चलते हैं
तो उसका इफेक्ट मैंने ये महसूस किया व्यक्तिगत रूप से कि उसका रिजल्ट कम आता है। तो जनता के मुद्दे हैं, लोगों के मुद्दे हैं, तो हम अगर गुस्से के रूप में उसको, आप गुस्सा बोल रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ उसको, मैं मजबूती मानता हूँ कि मेरी आवाज़ में वो मजबूती है। लोग कहते हैं ऐसा, आपने जैसा आपने ही बताया, तो उस मजबूती से मुझे ऐसा महसूस होता है कि जनता के काम और लोगों के काम ज़्यादा होते हैं। जी, एक आपका फेमस डायलॉग है, सिस्टम से चले, सिस्टम से चले। उस सिस्टम का क्या मतलब? सिस्टम का मतलब ये हो गया है कि आज एक सिस्टम एक तकिया कलाम है। कोई सिस्टम शब्द मेरे द्वारा इजाद किया हुआ सिस्टम नहीं है। सिस्टम इन द सेंस, आप अगर किसी पार्टी में हैं तो सिस्टम को, अनुशासन का एक अपोजिट शब्द आप मान सकते हैं सिस्टम के, अनुशासन में रहे, कि जो भी अधिकारी है तो अनुशासन में रहे। कांग्रेस का राज है, कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर ऑफिस में आते हैं तो उनको वो सम्मान मिलना चाहिए। तो वो अधिकारी को मैं, सब अधिकारियों को मैं शुरू से ही, जब से मैं चाहे चुनाव हार गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने और सचिन पायलट ने मुझे वो पावर दिया इस राज्य में, तो मैंने अधिकारियों के ऊपर शुरू से ही अपने बेबाक अंदाज से मैंने वो लगाम रखी है। और अधिकारियों को शुरू से मैं कहता हूँ मैं सिस्टम में रहना है। सिस्टम इन द सेंस, कार्यकर्ताओं के काम होने चाहिए, जनता के काम होना चाहिए। जनता किसी न्यायिक काम के लिए, वैध काम के लिए बार बार आपके ऑफिस के चक्कर नहीं काटे, तो इसलिए आप सिस्टम में आ जाओ, नहीं तो मैं सिस्टम आपका बिगाड़ दूंगा। ये मेरा शुरू से ही रहा है। वो आपको शब्द कांग कपासन में आप घूमे तो निश्चित रूप से आपको सुनने में मिला होगा। जी, एक सवाल आपसे पूछना था कि मान लीजिए अगर सचिन पायलट साहब को पार्टी सीएम का चेहरा नहीं बनाती तो भी क्या कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, या फिर अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या विरोध में उतर कर भी चुनाव लड़ेंगे, हाँ या ना? देखिए, ये जो आपका सवाल है, ये निश्चित रूप से आला कमान के ऊपर डिपेंड करता है। आला कमान जो भी डिसीजन लेगा, हम उस डिसीजन के साथ हैं। और रही बात पायलट साहब की, तो मैं पायलट साहब के व्यक्तिगत रूप से साथ हूँ और पार्टी के लेवल पर भी साथ हूँ। पायलट साहब जो डिसीजन लेंगे और पायलट साहब के साथ में रहूँगा। जी, अगर पायलट साहब भी मान लीजिए 1 मिनट के लिए हम, हालांकि पायलट साहब की सोच ऐसी नहीं क्योंकि वो एक संस्कारित परिवार से आते हैं, पर फिर भी मान लीजिए कि पायलट साहब ने अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के तर्ज पर किसी और पार्टी में चले गए तो क्या आप भी उनके साथ चले जाएंगे? देखिए, ये सवाल ही मैं जायज़ नहीं मानता हूँ। शुरू से ही पायलट साहब का, उनके परिवार का, राजेश जी पायलट का कांग्रेस के प्रति काफ़ी रुझान रहा। कांग्रेस ने भी उनको बहुत कुछ दिया है और उन्होंने भी कांग्रेस की सेवा की है। सर, रुझान तो माधवराज सिंधिया का भी कांग्रेस के प्रति रहा था। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा, पिछले 2.5 साल से, जब आपको याद होगा 13 जुलाई 2020 को जब पायलट साहब ने अपनी बात आला कमान तक पहुंचाने के लिए दिल्ली दरबार में पहुंचे थे और उसको बगावत का रूप दे दिया गया, तो मेरी नज़र में बगावत नहीं है। अगर बगावत करते तो पायलट साहब वापस पार्टी में क्यों आते? तो ये निश्चित रूप से बगावत नहीं थी। पायलट साहब पार्टी में थे, पार्टी में हैं और पार्टी में रहेंगे, ये मुझे विश्वास है। एक सवाल आपसे और जानना था कि आप पूर्व में यूथ कांग्रेस के कई पदों पर आसीन रहे और उस समय जो चुनाव हुआ करते थे और अब जिस तर्ज पे चुनाव हो रहे हैं, उससे आपको नहीं लगता कि पार्टी के अंदर अंतर कला और गुटों में पार्टी बढ़ती जा रही है और इन गुटों का नुकसान कांग्रेस को, क्योंकि चुनावी वर्ष है, इसको सियासी होली भी इसलिए कह रहे हैं, चुनावी वर्ष है, इसका नुकसान पार्टी को विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है? नहीं, ये मेरा ऐसा मानना है कि इससे गुटबाजी बिल्कुल भी नहीं पनपती है। मैं खुद भी यूथ कांग्रेस की चुनाव प्रक्रिया से लोकसभा अध्यक्ष बना हूँ, यूथ कांग्रेस का शहर अध्यक्ष बना हूँ। इससे निश्चित रूप से कांग्रेस मजबूत होती है और चुनाव होने से, देखिए, आप बीजेपी में चले जाइए, बीजेपी में आप उनको उठा के किसी को भी पद पर आसीन कर दिया जाता है, लेकिन राहुल गांधी जी की जो सोच है कि हम गरीब परिवार के गली में बैठे हुए आम कार्यकर्ता जो जनता की लड़ाई लड़ता है, युवाओं की लड़ाई लड़ता है, ऐसे कार्यकर्ताओं को राहुल जी ऊपर लाना चाहते हैं। अब उसके लिए ये चुनाव प्रक्रिया जो है, अब चुनाव प्रक्रिया से वही आदमी ऊपर आता है जो वर्कर होता है। हाँ, थोड़ा बहुत जो पहले जो सिस्टम था, जब मैं चुनाव लड़ा था तो हल्का फुल्का ऐसा वो सिस्टम यूथ कांग्रेस का था, कोई हल्का सा थोड़ा सा गुटबाजी हो जाती थी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन जी को कि उन्होंने इस बार ऐसा शानदार यूथ कांग्रेस का चुनाव का सिस्टम लाए हैं जिससे किसी प्रकार की कोई गुटबाजी की संभावना ही नहीं है। ऑनलाइन वोटिंग हो रही है, कौन किसको वोट दे रहा है, कोई किसी तरह का कोई विवाद नहीं, कोई बाड़ाबंदी नहीं, कोई खर्चा नहीं। जो भी खर्चा 50 रुपये जो फीस कांग्रेस पार्टी यूथ कांग्रेस ले रही है वो पार्टी के विकास के लिए और पार्टी को चलाने के लिए काम आ रहा है। तो इसमें 1 रुपये का भी वेस्टेज खर्चा नहीं है और दूसरा 1% भी गुटबाजी इस पर नहीं फैल रही है। आपको नहीं लगता कांग्रेस 135 साल पुरानी पार्टी है
135 साल पुरानी पार्टी को अगर एक एक व्यक्ति से 50 रुपए लेने पड़कर अगर पार्टी चलानी पड़े तो इसी पार्टी पर ताले लगा देना उचित है या 50-50 रुपए लेना उचित है? देखिए, आज बीजेपी जो है, आपने सवाल जो पूछा बिल्कुल जायज़ है। आज बीजेपी को 50-50 रुपए लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके साथ अडानी और अंबानी लगे हुए हैं, तो उनके साथ हजारों करोड़ रुपए है। हमारी पार्टी शुरू से ही जनता और कार्यकर्ताओं के बल पर पार्टी आगे बढ़ी है, और पार्टी जितना जनता और कार्यकर्ताओं को उनका योगदान लेगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूत होंगे। जी, एक बात बताएं कि अंतिम सवाल आपसे एक पूछूंगा, बेबाक अंदाज से जवाब दीजिएगा। क्या आप टिकट धनबल के बल पर लाए या अपने चाहने वालों के बल पर लाए? देखिए, धनबल का तो इसमें कोई इश्यू है ही नहीं। जैसा कि आपने खुद ने पता किया कि मैं जब यूथ कांग्रेस का शहर अध्यक्ष था तो पूरे राजस्थान में नंबर 1 शहर अध्यक्ष रहा, मुझे अवार्ड मिला। जब मैं यूथ कांग्रेस का लोकसभा अध्यक्ष बना तो पूरे राजस्थान में टॉप 3 में आया। तो आप धनबल का तो इसमें कहीं योगदान ही नहीं है, जनबल का योगदान है कि जनता मेरे साथ थी, मैंने जनता के मुद्दे उठाए, लोगों के काम करे और जनता के बीच में रहा, संघर्ष किया, उसका परिणाम रहा कि मुझे टिकट मिला। जी, चलिए, हमारे साथ एक व्यक्ति विशेष जो मौजूद थे, आनंदी राम जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और बड़ी ही शिद्दत से उन्होंने हर चीज का जवाब दिया और ये बात स्पष्ट करी है कि उनके नेता सचिन पायलट थे और रहेंगे। और इस बार अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है, क्योंकि ये जिन व्यक्ति के सामने चुनाव हारे थे महज 7,000 वोटों से, महज 7,000 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो व्यक्ति वहां से 3 बार विधायक रह चुके हैं, अर्जुन जी जिंगर, उनके सामने ये पहली बार चुनाव लड़े और चुनाव हारे। आगामी भविष्य के लिए इनको बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बार विधायकी का ताज आपके सर पर होगा।